नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं हम आपका अपने YouTube चैनल कवि क्लासेस में। मित्रों, आज का हमारा जो सेशन होने वाला है वह है ह्यूमैनिटी और सोशल साइंस विषय का जो विषय वर्ग है उसके लिए, और ये सेक्शन बी है। और अगर हम बात करें कि यह पेपर कब का है, तो यह प्रीवियस ईयर पेपर 2020 में जो संपन्न हुआ था आपका एग्जाम, ठीक है, उसका यह पेपर ओरिजिनल पेपर है और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे आज यहाँ पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रीवियस ईयर पेपर 2020 के ह्यूमैनिटी और सोशल साइंस के पेपर को। देखिए 2020 के जो पेपर हुआ था उसमें सबसे पहला ह्यूमैनिटी और सोशल साइंस से जो प्रश्न आया था पहला, देखिए 1 से 30 तक तो जो होता है वह सभी के लिए अनिवार्य होता है, ठीक है, सेक्शन ए। और यानी सेक्शन बी अब जो है वह यहाँ पर ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस, ठीक है, सोशल साइंस वाले जो ग्रुप हैं उनके लिए यहाँ पर है। तो पहला जो क्वेश्चन आया था वह था कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैग्नीजीज, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा राज्य है जो कि मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक है ना। यानी कि भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पे मैग्नीज का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। तो पहला जो यहाँ पे ऑप्शन दिया है वह दिया है कि छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा या फिर कर्नाटक। तो देखिए यहाँ पे मित्रों चारों जो यहाँ पे दिया है ऑप्शन, उनमें जो सही आंसर होगा वह आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उड़ीसा जो है वह भारत का एक ऐसा राज्य है जहाँ पर कि सबसे ज़्यादा मैग्नीज का उत्पादन किया जाता है। अगर हम बात करते हैं यहीं पे, अगर आपका ये स्टेट आ जाता है, ठीक है, स्टेट की जगह आपको प्रश्न बोल देता कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैग्नीज, तो यहाँ पे क्या हो जाता आपका चीन, क्या हो जाता चीन, ठीक है। यानी कि विश्व में सबसे ज़्यादा मैग्नीज किस देश में उत्पादित होता है, तो वह चीन में होता है। और राज्य की बात करें तो उड़ीसा में होता है। प्रश्न नंबर 2 दिया हुआ है, यानी 32, प्रश्न नंबर 32। और इस प्रश्न यह जो सेशन होने वाला है, इस सेशन में हम लोग प्रश्न नंबर 31 से लेके 51 तक के प्रश्नों को हल करेंगे। उसके बाद इस देखिए आपका जो प्रश्न पत्र होता है 31 से लेके 100 तक होता है, ठीक है। तो मैं इसको 3 भागों में बांटकर आपको समझाऊंगा ताकि अच्छे से आप लोग समझ सके। देखिए प्रीवियस ईयर पेपर ही बीएचयू एंट्रेंस एग्जामिनेशन की एक जान होती है, एक बेस होता है। अगर आपका बेस तैयार हो गया तो आपको सक्सेस होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो 31 से 51 तक के जो प्रश्न हो इसको हम लोग इस सेशन में हल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि वाई डज डिमांड कर्व हैव अ निगेटिव स्लोप, यानी कि मांग वक्र का ऋणात्मक ढाल क्यों होता है, ये प्रश्न है। तो इसका 4 ऑप्शन दिया है यहाँ पे। देखिए पहला क्या दिया है कि ड्यू टू इनकम इफेक्ट ओनली, यानी आय प्रभाव के कारण, ड्यू टू सब्सटीट्यूशन इफेक्ट यानी प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण। अब यहाँ पे इन्हीं दोनों में से यहाँ पे आपको कूट छांटना है कि किस में ये सही होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिया है कि नीचे दिए कूट में से अपना उत्तर चुनिए। ओनली 1 वाला सही है, यानी कि आय प्रभाव के कारण, ओनली 2 प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण, या फिर 1 एंड 2 यानी बोथ 1 एंड सेकेंड। फिर फोर्थ दिया है कि नाइदर 1 नॉर सेकेंड, यानी कि ना तो पहला है ना तो दूसरा है। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर 3। क्या होगा, यानी कि मांग वक्र का ऋणात्मक ढाल क्यों होता है, तो क्योंकि आय प्रभाव के कारण होता है और प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण होता है। अब यहाँ पे देखिए जो इकोनॉमिक्स से नहीं स्टूडेंट है उनके लिए थोड़ा ये मुश्किल होगी, तो इसके लिए आपको हर एक जगह मैं एक हिंट देता जाऊंगा और उसकी परिभाषा भी बताता चलूंगा। जैसे बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे कि मांग वक्र होता क्या है। तो देखिए मांग वक्र क्या होता है इसके बारे में बता दें, तो मांग के नियम की चित्रात्मक प्रस्तुति को ही क्या कहते हैं, मांग वक्र कहते हैं, ठीक है। एक बार फिर से सुन लीजिए, मांग के नियम की चित्रात्मक प्रस्तुति को मांग वक्र कहते हैं। प्रश्न नंबर 3 दिया हुआ है कि द स्लोप ऑफ द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज द, यानी कि उत्पादन संभाव्यता वक्र की ढाल होती है, क्यों होती है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, एवरेज रेट टू ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको बता दें कि ये उत्पादन संभाव्यता होती क्या है, उत्पादन संभाव्यता वक्र क्या होता है। तो उत्पादन ये देखिए जो संभाव्यता है उसे संभावना भी कहते हैं, ठीक है। तो उत्पादन संभावना वक्र जिसको कि पीपीसी नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है, पीपीसी नाम से जानते हैं। पीपीसी दो वस्तुओं के उन संयोगों को दर्शाता है जिन्हें दिए गए संसाधनों व तकनीक द्वारा उत्पादित किया जा सकता है, ठीक है, समझ गए आप लोग।
तो यहाँ पे जो परिभाषा मैंने बताया उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो सही आंसर होगा वह आपका होगा ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही होगा। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 34। प्रश्न नंबर 34 दिया हुआ है कि हु एमंग द फॉलोइंग इकोनॉमिस्ट इज एसोसिएटेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वासिरेंट। ठीक है, यानी कि निम्नलिखित अर्थशास्त्रियों में से किसका संबंध आभास लगान की अवधारणा से है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है ए मार्शल, दूसरा है ए सी पीगू, तीसरा है एडम स्मिथ, चौथा है जे रॉबिन्सन। तो यहाँ पे पहले आपको बता दें कि आभास लगान होता क्या है, तभी तो आपको मालूम चलेगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो यहाँ पे आभास लगान अल्पकालीन लागत के ऊपर एक प्रकार की अल्पकालीन बचत होती है। तो इस पर किसने अपनी अवधारणा दी है? तो यहाँ पे सही आंसर होगा ए मार्शल ने। क्या होगा ऑप्शन नंबर ए, मार्शल ने यहाँ पर दी है। प्रश्न नंबर 35 दिया हुआ है कि हु एमंग द फॉलोइंग हैज नॉट गिवन हिज मॉडल बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर। यानी कि निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने असीमित श्रम आपूर्ति, ये ध्यान दीजिएगा, असीमित श्रम आपूर्ति की संकल्पना पर आधारित अपना मॉडल नहीं बनाया है। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, डब्ल्यू ए लेविस, रेनिस फाई, डी डब्ल्यू जोर्गेनसन और चौथा दिया है गुन्नार मिडल। तो इन चारों में जो सही आंसर होगा उसको पहले बताने से पहले आपको बता दें कि असीमित श्रम आपूर्ति क्या होती है। तो असीमित श्रम आपूर्ति की जो संकल्पना होती है उसका मतलब होता है, उसका अर्थ होता है कि जीवन निर्वाह मजदूरी, ठीक है, मजदूरी दर पर श्रम की पूर्ति श्रम की मांग से अधिक होती है। आप लोग को फिर से बता दें कि असीमित श्रम आपूर्ति की संकल्पना का अर्थ होता है कि जीवन निर्वाह मजदूरी दर पर श्रम की पूर्ति श्रम की मांग से अधिक होती है। तो इस आधार पे जिन्होंने अपना मॉडल नहीं पेश किया वह कौन थे? गुन्नार गुन्नार मिडल जो थे, उन्होंने अपना मॉडल नहीं इस पर आधारित बनाया था। प्रश्न नंबर 36 दिया हुआ है कि अकॉर्डिंग टू मोनेस्ट्रियस डिमांड ऑफ मनी फंक्शन इज, यानी मुद्रावादियों के अनुसार मुद्रा फलन की मांग होती है। क्या होती है? स्टेबल एंड इंटरेस्ट इनेलेस्टिक, यानी स्थिर और ब्याज बोलोचर। और दूसरा दिया है कि स्टेबल एंड इंटरेस्ट इलास्टिक, यानी कि स्थिर तथा ब्याज लोचदार। और तीसरा दिया है कि अस्थिर तथा ब्याज बलोचदार। और चौथा दिया है कि स्थिर तथा ब्याज लोचदार। तो इन चारों में जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है वह सही होगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 37 पे आते हैं। यहाँ पे देखिए ध्यान से दिया हुआ है कि अरेंज द फॉलोइंग लिक्विड असेट इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी निम्नलिखित तरल परिसंपत्तियों को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो पहले आपको बता दें यहाँ पर कि जो एक तरल संपत्ति ही क्या होती है? एक तरल परिसंपत्ति होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा उसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला दिया है टाइम डिपॉजिट यानी सावधि जमा, दूसरा दिया है सेविंग डिपॉजिट यानी कि बचत जमा, और तीसरा दिया है कि करेंसी, और चौथा दिया है डिमांड डिपॉजिट यानी मांग जमा। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वह आपका होगा ऑप्शन नंबर, यानी आप यहाँ पे देखिए दिया है कि नीचे दिए गुट कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ये जो आपका दिया हुआ ना ए बी सी और डी, इन्हीं को आपको सही क्रम में क्या करना है, इसको मतलब एक सीक्वेंस में आपको रखना है इसको, कि परिसंपत्ति के बढ़ते क्रम में। ठीक है, बढ़ते क्रम समझ रहे हैं ना, जैसे कोई भी चीज़ है 40 है, 50 है, 60 है, 70 है, तो इस प्रकार से आपको रखना है जो बढ़ते क्रम में रहे। ठीक है, तो यहीं पे आपको जो सही आंसर होगा वह कौन सा होगा? आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सबसे पहले ए आएगा, उसके बाद क्या आएगा? बी आएगा, फिर डी आएगा, उसके बाद में सी आएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 38 है कि यहाँ पर दिया अ डिफिसिट इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स कैन बी करेक्टेड बाय, यानी भुगतान संतुलन के घाटे को निम्न में से किसके द्वारा सही किया जा सकता है? ब्याज दर में कटौती के द्वारा, पूंजी अंतर्वाह को हतोत्साहित करके, या ब्याज दर में वृद्धि, या विप्रेषण पर प्रतिबंध लगाकर। तो इन चारों आंसर में से जो आंसर सही होगा वह आंसर बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि जो भुगतान संतुलन होता है वह होता क्या है। तो देखिए भुगतान संतुलन का मतलब होता है कि किसी देश और अन्य देश के बीच हुए वित्तीय लेन देन का एक हिसाब होता है। ठीक है, जो भुगतान संतुलन होता है, जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई वित्तीय लेन देन हुआ, पैसों का लेन देन हुआ, और
उसका जो हिसाब रखा जाता है उसी को हम लोग क्या करते हैं, भुगतान संतुलन करते हैं। और अगर उसमें घाटा आ जाता है तो क्या किया जाता है कि ब्याज दर में वृद्धि कर दी जाती है। जैसे अभी अब हाल ही में अगर हम बात करें कि अमेरिका के द्वारा जो इनफील्ड गाड़ियां आती हैं, ठीक है, जो मोटर बाइक आती हैं यहाँ पर भारत में, उस पर भारत सरकार ने जब उनके भुगतान संतुलन के घाटा होने लगा था तो भारत सरकार ने अपने ब्याज दर में 100% की वृद्धि कर दी थी। ठीक है, इससे उनका जो घाटा हो रहा था वह बैलेंस होने लगा था। तो ये आप लोग समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर 39 है कि इफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विशेष टू डिक्रीज मनी सप्लाई इट शुड बी, यदि भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रा आपूर्ति को घटाना चाहता है तो इसे क्या करना चाहिए। रेज स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशियो, यानी कि वैधानिक तरलता अनुपात को बढ़ाना चाहिए। बाई ट्रेजरी बिल्स इन द ओपन मार्केट, यानी खुले बाजार में ट्रेजरी बिल खरीदने चाहिए। या फिर रेज बैंक रेट, यानी बैंक दर को बढ़ा देना चाहिए। या फिर लोअर रिजर्व रिक्वायरमेंट, यानी आरक्षित कोष में कमी करनी चाहिए। तो इन चारों में से पहले बताने से पहले आपको बता दें कि देखिए ये सारी चीज़ें मैं उन लोगों को बता रहा हूँ जो कि इकोनॉमिक्स से संबंधित उनका कोई भी लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी उनको इकोनॉमिक्स पढ़ना है। ठीक है, जैसे अगर हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो उनको इकोनॉमिक्स से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बीएचयू बीएड के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको इकोनॉमिक्स तो जानना जरूरी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो मुद्रा आपूर्ति होती है उसका अर्थ होता है कि किसी अर्थव्यवस्था में किसी समय पर उपलब्ध पूरी मुद्रा की एक मात्रा होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मुद्रा आपूर्ति कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी कि खुली बाजार में ट्रेजरी बिल को खरीदना चाहिए, बाय ट्रेजरी बिल्स इन द ओपन मार्केट। प्रश्न नंबर 40 दिया हुआ है कि ऑल द कॉम्बिनेशंस ऑन एन इंडिफरेंस कर्व गिव, यानी कि एक तटस्थ वक्र के सभी बिंदुओं पर प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, यानी संतुष्टि का समान स्तर। हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, यानी संतुष्टि का ऊंचा स्तर। अनइक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, यानी संतुष्टि का असमान स्तर। सेटिस्फेक्शन डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑन डिफरेंस कर्व, यानी तटस्थ वक्र पर विद्यमान स्थिति के आधार पर संतुष्टि। तो यहाँ पे आपको बता दें कि एक तटस्थ वक्र के सभी बिंदुओं पर प्राप्त होता है। तो ये पहले तटस्थ जो वक्र है यह होता क्या है, ठीक है, यानी इनडिफरेंस कर्व क्या होता है। तो देखिए इनडिफरेंस जो कर्व होता है वह होता है कि तटस्थ वक्र को उदासीनता वक्र के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो उदासीनता वक्र वह वक्र है जिसके विभिन्न बिंदुओं पर वस्तुओं के ऐसे संयोग बनते हैं जिनसे उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जो सही आंसर होना चाहिए वह कौन सा होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होनी, संतुष्टि के सब समान स्तर होने चाहिए, यानी कि दोनों को समान संतुष्टि होनी, यानी कि जो जैसे मान लीजिए एक दुकानदार है, ठीक है, अगर दुकानदार कोई सामान बेच रहा है तो वो दुकानदार को भी संतुष्टि होनी चाहिए, उसको जो सामान बेचा है वह थोड़ा फायदे में बेचा, और जो ग्राहक है उसे भी संतुष्टि होनी चाहिए कि जो उसने सामान खरीदा है वह ज़्यादा महंगा नहीं खरीदा है। तो इस प्रकार से संतुष्टि जो स्तर जो होता है वह समान होना चाहिए। प्रश्न नंबर 41 दिया हुआ है कि देखिए एक इकोनॉमिक्स का सवाल ही है, मतलब मैथ की तरह क्वेश्चन रहता है इसमें इकोनॉमिक्स में भी, कि इफ प्राइस चेंजेस फ्रॉम 6 रुपीज टू 4 रुपीज, ठीक है, 6 रुपीज टू 4 रुपीज एंड द क्वांटिटी डिमांडेड चेंजेस फ्रॉम 3 to 8, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी, तो क्या होगा, यानी एक यदि कीमत 6 रुपये से परिवर्तित होकर के 4 रुपये हो जाती है, अगर किसी सामान की कीमत 6 रुपये से परिवर्तित होकर 4 रुपये होती है और मांगी जाने वाली मात्रा जो है 3 से 8 हो जाती है, जैसे 6 रुपये कोई सामान है, मान लीजिए एक कोई बिस्किट है और 6 रुपये में बिक रही है और वह परिवर्तित होकर अचानक 4 रुपये हो गई, और जो मांग थी पहले 6 रुपये की कि 3 ही बिस्किट लोग लेते थे, लेकिन वो अचानक से 4 रुपये होने के कारण 8 हो गई, तो यहाँ पे मांग की लोच क्या होगी, ठीक है, मांग की लोच क्या होगी, तो यहाँ पे मांग की लोच के लिए एक सूत्र होता है कि मांग की लोच बराबर मांग की मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन अपॉन में अन्य आर्थिक चर में अनुपातिक परिवर्तन। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि इसका सूत्र क्या होता है। ठीक है, अब इसके बाद बताते हैं कि यहाँ पे कैसे आपको सवाल को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे एक बात बता दें आपको कि पहले ये प्राइस है, ठीक है, तो प्राइस को यहाँ पे एक ऐसे कर देंगे और यहाँ पर ये समझ लीजिए आप लोग, ये प्राइस है और एक क्वांटिटी होता है, ठीक है, क्वांटिटी। तो पहला जो है वह 6 रुपये का था, ठीक है, कितने का था, 6 रुपये का था, और उसकी क्वांटिटी कितनी थी, 3, और अगर
जो प्राइस 4 रुपये है, ठीक है, 4 रुपये है और उसकी मात्रा कितनी हो गई अब 8 हो गई, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जब इसको निकालेंगे तो ये मान क्या हो जाएगा, P यहाँ पे जो 6 है, ठीक है, P बराबर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद P1 बराबर क्या हो जाएगा 4 और Q बराबर 3 हो जाएगा और Q1 बराबर 8 हो जाएगा। तो इस प्रकार से तो देखिए इसके लिए सबसे पहले आपको मान निकालना पड़ेगा। तो आपका जो मान निकलेगा वह क्या होगा, तो आपका P बराबर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। और वहीं अगर हम बात करें P1 बराबर क्या हो जाएगा आपका ये 4 हो जाएगा, ठीक है। और वहीं अगर बात करें Q यानी क्वांटिटी, ये तो P हो गया, ठीक है, क्या हो जाएगा P बराबर 6 और यहाँ पे P1 बराबर 4 और Q बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा और यहाँ पर Q1 बराबर 8 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि P1 माइनस P बराबर -2, ठीक है, और Q1 माइनस Q बराबर 5। तो इस हिसाब से डेल्टा P बराबर -2 और डेल्टा Q बराबर 5। और हमने जो सूत्र बताया है कि मांग की लोच बराबर मांग की मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन अपॉन में अन्य आर्थिक चर में अनुपातिक परिवर्तन। अब ये सूत्र लगा करके आपको हल करना पड़ेगा। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कि 5/-2 गुणे 6/3 और बराबर करके टोटल अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे आपका मान जो होगा वह 5 आएगा। तो इस हिसाब से 41 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न नंबर 42 दिया हुआ है कि अल्पाधिकार एक ऐसी बाजार व्यवस्था है जहां पर की अवस्था है जहां पर कि कुछ फर्में निकट की स्थानापन्न वस्तुओं का उत्पादन करती हैं, कुछ फर्में पूरक वस्तुओं का उत्पादन करती हैं, कुछ फर्में पूर्ण रूप से भिन्न वस्तुओं का उत्पादन करती हैं या 2 से अधिक एकाधिकारी फर्में होती हैं। तो यहाँ पे आपको बता दें कि अल्पाधिकार होता क्या, अल्पाधिकार जो बाजार होता है वह क्या होता है। तो अल्पाधिकार बाजार संरचना एक ऐसा स्वरूप है जिसमें वस्तु के विक्रेताओं की संख्या कम होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यानी 1 सही होगा। प्रश्न नंबर 43 दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द स्टेटेड ऑब्जेक्टिव ऑफ डिमोनिटाइजेशन इन इंडिया, यानी भारत में विमुद्रीकरण का उद्देश्य नहीं था, ठीक है। तो क्या नहीं था, अर्थव्यवस्था में नगद के प्रयोग को कम करना, सौदों में डिजिटल तरीके के प्रयोग को बढ़ाना, कर आधार को बढ़ा देना या फिर जीडीपी के विकास दर को बढ़ाना। तो इन चारों में जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही होगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 44 जो दिया हुआ है वह है कि यहाँ पर इन पार्टनरशिप अ माइनर कैन बी पार्टनर, यानी एक साझेदारी में एक अवयस्क साझेदार हो सकता है। कब हो सकता है कि इन नो केस, किसी भी स्थिति में नहीं हो सकता, एक से अधिक नहीं, नॉट मोर देन वन, ओनली टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, यानी केवल साझेदारी फर्म के लाभों में ही शामिल हो सकता है। ओनली एज अ सेक्रेट पार्टनर, यानी केवल एक गुप्त साझेदार के रूप में। यहाँ पे जो सही आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी कि केवल साझेदारी फर्म के लाभों में ही शामिल हो सकता है। प्रश्न नंबर 45 जो दिया है वह है कि अ तथा ब एक फर्म में 3 संबंधित 2 के अनुपात में लाभ हानि बांटते हैं और स नामक तीसरा व्यक्ति लाभ में 1/3 भाग के लिए साझेदार बनाया गया है। तो लाभ हानि बांटने का नया अनुपात क्या होगा, 3:2:3 या 6:4:3 या 6:4:5, 3:2:5। तो इनमें जो सही आंसर अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आपका होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 6:4:5। प्रश्न नंबर 46 दिया हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज, यानी आहरण पर ब्याज है, क्या है, व्यवसाय के लिए व्यय, व्यवसाय के लिए प्राप्ति, और न तो व्यय और न ही प्राप्ति, व्यय और प्राप्ति दोनों। यहाँ पे सही जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है वह सही ऑप्शन है। प्रश्न नंबर 47 जो दिया हुआ वह है कि प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इशू ऑफ शेयर्स बाय अ कंपनी कैन बी यूज्ड फॉर, एक कंपनी द्वारा अंशों के निर्गमन पर प्राप्त प्रब्याजी का उपयोग किसके लिए कर सकते हैं, पूर्णदत्त बोनस अंशों के निर्गमन के लिए, प्रारंभिक व्ययों के उपलेखन के लिए, अंशों के निर्गमन पर स्वीकृत छूट के अपलेखन के लिए, या तीनों में सभी। तो यहाँ पे सही आंसर कौन सा होगा, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो 4 है वह सही ऑप्शन होगा, यानी कि तीनों में सभी।
प्रश्न नंबर 48 दिया हुआ है कि इन केस ऑफ इंस्टॉलमेंट सिस्टम टोटल इंटरेस्ट रिसीवेबल बाय द सेलर इज क्रेडिटेड टू, यानी कि किस पद्धति में विक्रेता द्वारा प्राप्त योग्य कुल ब्याज क्रेडिट किया जाता है ब्याज खाते में, सेल्स अकाउंट में, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में और असेट अकाउंट में। तो इन चारों में जो सही आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी ब्याज उच्चंत खाते में, यानी इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, थोड़ा तबीयत नहीं सही लग रहा है इसलिए मेरी आवाज़ भी फंस रही है, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 49 पर। दिया हुआ है कि विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ प्लानिंग, यानी निम्नलिखित में से कौन सा नियोजन का तत्व नहीं है। प्रिंसिपल्स यानी सिद्धांत, पॉलिसीज यानी नीतियां, प्रोसीड्यूर्स यानी कार्यविधियां, या प्रोग्राम्स यानी कार्यक्रम। तो इन चारों में जो सही है, यानी कि नियोजन जो तत्व होते हैं वह 3 होते हैं और एक नहीं होगा, तो कौन सा नहीं होगा? सिद्धांत जो है वह नहीं होगा। ठीक है, और ये नीतियां, कार्यविधियां, कार्यक्रम, ये तीनों ही नियोजन के तत्व हैं, ये ध्यान रखिएगा। अगर प्रश्न भी आता है आपका कि नियोजन के तत्व कितने होते हैं, तो 3 होते हैं, पॉलिसीज, प्रोसीड्यूर्स और प्रोग्राम्स। प्रश्न नंबर 50 दिया है कि वेयर हाउसिंग इज एन एक्टिविटी रिलेटेड टू, भंडारण क्रिया संबंधित है, किससे संबंधित है? इंडस्ट्री से, एड्स टू ट्रेड से या नन ऑफ द 3, यानी कि तीनों में से कोई नहीं है। तो इनमें जो सही आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि व्यापार में सहायक से भंडारण क्रिया संबंधित है। आज का हमारा आखिरी प्रश्न है कि लाइबिलिटीज ऑफ अ सोल ट्रेडर, तो इसका मतलब है कि एक एकल व्यापारी का दायित्व होता है, क्या होता है? लिमिटेड, अनलिमिटेड, अनडिसाइडेड। तो यहाँ पे चारों में जो सही आंसर होगा वह कौन सा होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी जो दिया है यानी अनलिमिटेड है, वह सही आंसर होगा। आई होप आप लोग को आज का जो क्वेश्चन आंसर का और प्रीवियस ईयर पेपर हम लोग सॉल्व किए हैं, प्रीवियस ईयर पेपर 2020 का जो ह्यूमैनिटी और सोशल साइंस का पेपर हम लोगों ने सॉल्व किया है 31 से लेकर के 51 नंबर के प्रश्न तक को, वह आप लोग को पसंद आया होगा। अगर पसंद है तो जरूर लाइक शेयर जरूर करिएगा आप लोग प्रत्येक अपने सोशल मीडिया साइट्स पर, चाहे वह फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो या व्हाट्सअप हो, सभी जगह इस वीडियो को शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग BHU BEd की तैयारी के लिए हमसे जुड़ सकें। और अगर आपको जरूर पसंद, अगर चैनल आपको और आगे मदद चाहिए BHU BEd के लिए, तो जरूर हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।